नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। जब से लोकसभा में 130वें संविधान संशोधन बिल 2025 को लाया, तब से इस बिल को लेकर हंगामा ही हंगामा हो रहा है। अब सीधे मैदान में उतर आए हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इस बिल में बार बार जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सामने रख के बोला जा रहा है। बिल क्या है? कोई भी मंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, केंद्र का मंत्री, प्रधानमंत्री, यदि ऐसे गुनाह के लिए जिसमें कम से कम 5 साल की सजा हो, जेल में 30 दिन तक रहते हैं, तो 31वें दिन में उन्हें गवर्नर या राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। यह बिल का अधिकार है। अब तक जब भी कोई मुख्यमंत्री अरेस्ट हुआ या मंत्री अरेस्ट हुआ तो उसने इस्तीफा दिया, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अनिल देशमुख हो, या इसके पहले डी राजा से लेकर तमाम मंत्री अरेस्ट होते से उन्होंने इस्तीफा दिया या चार्जशीट फाइल होने के बाद इस्तीफे दिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का मामला उल्टा था। अरविंद केजरीवाल जेल गए और जेल से उन्होंने सरकार चलाई, और जब हाईकोर्ट में सरकार गई, केंद्र सरकार, तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई नैतिकता के मुद्दे पर ये इस्तीफा दे तो दे, लेकिन संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकते। इसलिए बार बार अमित शाह विपक्ष पे आरोप लगाते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, ये लोग जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, इसलिए बिल को अपोज कर रहे हैं। तो इन तमाम आरोपों को इतना तगड़ा जवाब दिया कि आज अमित शाह को भी इस जवाब के बारे में सोचना होगा। और जो ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, उसको भी अब चौराहे पे ले आए हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया और उनके आरोपों का जवाब दिया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जो व्यक्ति गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों वाले व्यक्ति को पार्टी में शामिल कर उन्हें मंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना दे, ऐसे व्यक्ति को कितने साल की सजा होनी चाहिए। केजरीवाल ने पूछा, क्या भ्रष्टाचारी लोगों को पार्टी में शामिल करने वाले प्रधानमंत्री और मंत्री को इस्तीफा देना नहीं चाहिए? साथ ही पूछा कि झूठे केस लगाने के बाद दोष मुक्त होने पर केस लगाने वाले मंत्री पर कितनी सजा होनी चाहिए। एक अन्य पोस्ट में केजरीवाल ने कहा, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फंसाकर जब केंद्र ने मुझे जेल भेजा तो मैंने जेल से 160 दिन सरकार चलाई। पिछले 7 महीने में दिल्ली में बीजेपी सरकार है और दिल्ली का उन्होंने ऐसा हाल कर दिया कि आज दिल्ली वालों को वो मेरी जेल वाली सरकार याद आ रही है। इसके पहले अमित शाह ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा था, अगर कोई 5 साल से ज्यादा सजा वाले केस में जेल जाता है तो उसे 30 दिन में बेल नहीं मिलती तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छुटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना पड़ेगा, मगर जिन पे करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, सीएम या पीएम जेल में बैठकर सरकार चलाना कितना उचित है। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहा था कि हाईकोर्ट में जब ये केस गया तब केजरीवाल ने जेल में है तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तब कोर्ट ने कहा था कि नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए या पद छोड़ना चाहिए, लेकिन अभी कानून में उन्हें कोई पद से हटाने का प्रावधान नहीं। गौरतलब है कि अमित शाह ने मानसून सत्र में संविधान 130वां संशोधन पेश किया। इस संशोधन में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं तो 30 दिन के अंदर जमानत नहीं मिलने पर उनको पद छोड़ना होगा। ऐसा नहीं करते तो उन्हें 31वें दिन कानूनन पद से हटाया जाएगा। ये जेपीसी के पास बिल है। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा, इसमें कितना दम है ये देख। भ्रष्टाचार के आरोप कौन लगाता है? सरकार लगाती है। एजेंसियां जो सरकार के
अंडर काम करती है वही इन्वेस्टिगेट करती है। और जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं आपके खिलाफ, केस फाइल होता है, एफआईआर होती है, फिर आपको अरेस्ट किया जाता है। अब तक 2014 के बाद जितने ईडी के केसेस है उसमें सबसे ज्यादा जो विभिन्न राजनेता अरेस्ट हुए हैं उसमें 100% विरोधी पार्टियों के हैं। जैसे मानो भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी नहीं और भाजपा जब दूध के धुले हुए हैं। और जब ईडी इनको अरेस्ट करती तो जमानत नहीं देती। ईडी ऐसी केसेस रजिस्टर करती है कि जमानत के समय ही कोर्ट पूछता है कि क्या ये ईडी का केस बनता है। ईडी ने अनिल देशमुख को 13 महीने जेल रखा, हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल रखा। अनिल देशमुख पे 100 करोड़ वसूली का आरोप था। चार्जशीट मात्र 1 करोड़ 80 लाख की थी। उसके बाद अनिल देशमुख यदि इसमें से निर्दोष छूटते हैं तो उन पे आरोप लगाने वाले लोगों के खिलाफ क्या एक्शन, इसके बारे में ये बिल मौन है। 130वां संशोधन का बिल वाकई पूरा देश सर पे लेता, जिसमें यह प्रावधान तो होना चाहिए था कि 130वें संशोधन में हम ये कर रहे हैं कि ऐसा नया कानून ला रहे हैं कि मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, केंद्र का मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, यदि उस पर आरोप लगते हैं और वो 30 दिन तक जेल जाता है तो फिर उनको बर्खास्त कर लेना चाहिए। लेकिन उस केस में वो बाद में बरी होता है तो उस डिपार्टमेंट का मंत्री, जिस डिपार्टमेंट में के एजेंसी ने, इनकम टैक्स हो तो वित्त मंत्री हो, बाकी जो जांच एजेंसियां जो गृह मंत्रालय के अंडर हो तो गृह मंत्री हो, तो फिर उस मंत्री का इस्तीफा तुरंत हो जाना चाहिए कि आपने एक मुख्यमंत्री को 5 महीने जेल में रखा और वो निर्दोष साबित हुए। इसका मतलब आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री का अपमान किया, उस राज्य के मतदाताओं का अपमान किया, हेमंत सोरेन के मामले में आदिवासी समुदाय का अपमान किया। तो फिर आप, ये बिल बिल्कुल सबके साथ न्याय करेगा। इस बिल में यह भी प्रावधान होना चाहिए, जिनके ऊपर आपराधिक केसेस चल रहे हैं या भ्रष्टाचार के मामले जिस सरकार ने दायर किए हैं और जिस पार्टी की वो सरकार है, उस पार्टी के अंदर विपक्ष के भ्रष्टाचार की लोग नहीं आने चाहिए, यह भी प्रोविजन होना चाहिए। हसन मुशर्रफ पर ईडी रेड करता है। क्यों रेड की हसन मुशर्रफ पे ईडी ने? क्या ईडी को इनपुट था? और यदि गलत इनपुट था तो एक राजनीतिक व्यक्ति का राजकीय हत्या करने का अधिकार ईडी को किसको था? हसन मुशर्रफ पे रेड। हसन मुशर्रफ परेशान भागा दौड़ी कर रहे हैं, पता नहीं कब अरेस्ट हो रहे हैं। वो बीजेपी के साथ हो गए और कैबिनेट में मंत्री बन गए। सरनाइक ठाणे के ईडी की रेड हो गई, 60 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई, कैबिनेट में मंत्री बन गए। अजीत पवार, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए, या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे या फिर भ्रष्टाचारियों को गले लगाना नया फैशन हो गया भाजपा में। प्रधानमंत्री ने 72,000 करोड़ के आरोप लगाए गबन के, उसी व्यक्ति को आपने उप मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या ये बिल में ये सारे प्रावधान यदि हो जाए तो वाकई भ्रष्टाचार खत्म हो जाए इस देश का? जिस मंत्री पे आरोप लगे 5 साल के जेल, 30 दिन जेल के अंदर बर्खास्त करो, बाद में वो मंत्री निर्दोष छूटता है तो जिस एजेंसी ने उस पर केस दायर किया था, उस एजेंसी का मंत्रालय का जो मंत्री है वो बर्खास्त। तब साफ सफाई होगी, तब माना जाएगा कि मोदी सरकार वाकई दिल से काम कर रही है, तब माना जाएगा कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई इसलिए लड़ती है कि भ्रष्ट लोगों को चिन्हित करती है और फिर अपने पार्टी में उनको जमा करती है। आसाम के मुख्यमंत्री
इन्हीं भाजपाइयों ने 1 महीना आसाम की विधानसभा चलने नहीं दी, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा वहां मंत्री थे और उनका इस्तीफा मांग रहे थे। आज इन्हीं भाजपाई के वो मुख्यमंत्री है। नारायण राणे के खिलाफ महाराष्ट्र के विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस कागज के कागज रख रख के बता रहे थे कि कितना भ्रष्टाचारी है यह परिवार। बाद में केंद्र में उनको यही बीजेपी मंत्री बनाती है और उनके बेटे को देवेंद्र फडणवीस अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाते हैं। तो आप मुख्यमंत्री को जेल में इसलिए डालना चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी छोड़ के अपने समर्थकों के साथ आपके साथ आ जाए। हेमंत सोरेन यदि बीजेपी का साथ देते और एनडीए के गठबंधन के आ जाते हैं या घटक दल होते एनडीए के, तो जेल जाते ही नहीं। अनिल देशमुख एफिडेविट पे साइन करके शरद पवार, अजित पवार, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के पे आरोप लगाते तो कभी जीवन भर नहीं जाते। हो सकता है बीजेपी उनको टिकट देके फिर जितवाती और मंत्री भी बनाती। ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है वर्तमान में, और ये सब का प्लानिंग अमित शाह करते, क्योंकि अमित शाह चाणक्य है। सत्ता और संगठन दोनों का कब्जा है और वर्तमान में सर्वशक्तिशाली नेता है भारत में। उन्हीं के परमिशन के बगैर ये कुछ भी नहीं हुआ जो बीजेपी में हुआ है, जो भ्रष्टाचारियों की एंट्री हुई, जो वॉशिंग मशीन में धुल के आए। वो आदमी कह रहा है कि विपक्ष ये चाहता है कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए। विपक्ष ये भी नहीं चाहता कि जिनको जेल जाना चाहिए वो सरकार चलाए। इसलिए इस बिल की बुराई नहीं है। इस बिल में और बहुत कुछ ऐड करने की जरूरत है ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बड़ी प्रामाणिकता से दिखे। अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे सवाल उछाले हैं बीजेपी की तरफ। अब ये देखना है कि इसका जवाब क्या आता है। और अक्सर जब तकलीफ वाले सवाल होते हैं तो जवाब उसके नहीं दिए जाते, जवाब किसी तीसरे बात की दिए जाते हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।